नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फिजिक्स का है और फिजिक्स में भी वॉल्यूम फर्स्ट 12th क्लास में है, उस पर बात करेंगे। इसमें हम दो प्रकार के क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन तो वो लेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग ऐसे क्वेश्चनों का चयन किया जाएगा जो आपके एग्जाम में लगभग एवरेज आने ही वाले हैं और या फिर उनकी ज़्यादा उम्मीद है। दूसरा, उन क्वेश्चनों का आंसर लिखने के लिए जिन जिन बातों का जिन जिन क्वेश्चंस का जानना अति आवश्यक है, जिस टॉपिक का जानना अति महत्वपूर्ण है, उनका भी डिस्कस किया जाएगा। ये मान लीजिए कि जैसे किसी चीज़ का आप शिकार करने जा रहे हैं तो शिकार करते समय आपके पास हथियार का होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से किसी क्वेश्चन का आप आंसर लिखने जा रहे हैं तो उस क्वेश्चन के लिए कौन कौन से चीज़ों की अति आवश्यकता होगी लिखने के लिए, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। उनका ही हम चयन करेंगे। तो पहला हमारा जो लेसन है वो है आपका विद्युत आवेश तथा कूलाम्ब। इसमें आपके लिए अति आवश्यक जानना है सबसे पहले विद्युत आवेश क्या है। ऑब्वियसली 12th क्लास एग्जाम में लिखने को नहीं आता है, लेकिन ये चीज़ क्या होती है और इसे थोड़ा समझ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर होता है कि ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धन और दूसरा होता है ऋण आवेश। इसके बारे में भी जानना है कि हम आखिर इसे धन या फिर ऋण आवेश ही क्यों कहते हैं, इसका नाम ऐसा क्या हुआ था जो धन और ऋण पड़ गया। और भी नाम डाल सकते थे, किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नाम डाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं डाला गया। उसका क्या रीजन है, इसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों कहते हैं, इसे जानेंगे। दूसरा होगा विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। पहले आवेश के बारे में क्या हमारी अवधारणा थी और आज के समय में क्या अवधारणा है, इसके विषय में भी हम जानेंगे। तो आज के समय में जो आवेश होगा वो, और पहले जो था हमारा जो कल था, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर होगा आवेश के ऊपर रूल्स कौन सा लगता है, तो आवेश संरक्षण का जो नियम है हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद होगा आवेश का जो मात्रक है कि हम आवेश को नापते किससे हैं या फिर उसकी मेजरमेंट क्या है, इसके बारे में देखेंगे और उसकी डेफिनेशन जरूरी होती है। तो यदि मैं एग्जाम की दृष्टि से मानूं तो ये वाला टॉपिक आने की संभावना कभी कभी 1 या 2 नंबर में आने की रहती है। आवेश की परिभाषा पूछ लेते हैं, आवेश की मात्रा की, आवेश की क्वांटम प्रकृति, आखिर आवेश का नेचर कैसा है, उस नेचर के बारे में जानेंगे कि उसकी क्वांटम प्रकृति है तो क्वांटम प्रकृति क्या होती है, इसे समझेंगे। और लास्ट में हम इसी वीडियो में समझेंगे कि कूलॉम का नियम क्या है। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि इसमें से जो माइन्यूटली कम का है कि पक्के तो नहीं, लेकिन यह है कि संभावित है कि यदि 2 प्रश्नों का मैं चयन करूँ तो कौन कौन से आ सकते हैं, 2 या 3 प्रश्नों का। तो मेरा मानना है एक तो विद्युत आवेश संरक्षण का नियम और एक आपका जो है ये कूलॉम का नियम। पक्का नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि शायद आ जाए, और उम्मीद भी इतनी खासी उम्मीद नहीं है। बेसिकली ये वाला जो वीडियो है आपके केवल नॉलेज को समझने के लिए इस पार्ट में इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप और जो ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में ऐसा लगता है कि धरे से आ जाएंगे, उनका आंसर लिखने के लिए इसे समझना अति आवश्यक है। तो हम इसे ज़्यादा ब्राइट में नहीं समझेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नियर है और हमें पूरा का पूरा जब सिलेबस कवर करना है तो हम बहुत शॉर्टली और ऐसे ही लिखेंगे जितना कि एग्ज़ाम में लिखा जाता है। ठीक है, देखिए विद्युत आवेश के बारे में मैं आपको मोटा मोटी बात बता देता हूँ। ये आज से लगभग 2500 साल पहले बात है। तब एक हमारे वैज्ञानिक थे थेल्स। ये वही थेल्स हैं जिन्होंने आपके 12th क्लास हाई स्कूल में 10th क्लास में थेल्स पिरामिड जो दिया है मैथमेटिक्स में,
फेमस है। इन्होंने आवेश के बारे में एक सिद्धांत तो नहीं दिया, इन्होंने एक चेक किया था कि एक पदार्थ होता है अंबर, अंबर नामक, एम्बर होते हैं, एम्बर भी बोलते हैं इसे, एम्बर नामक पदार्थ को इन्होंने रिगड़ा, रेशम से जब रिगड़ा इन्होंने एम्बर नामक पदार्थ को, तो इन्होंने देखा रिगड़ने पर कि उसमें किसी छोटे छोटे टुकड़ों को, जैसे कि कागज के टुकड़े हैं और तिनके हैं, इनको आकर्षित करने का गुण आ गया। तो ये मान लिया गया कि इनमें क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, और इस पर कोई विशेष डिस्कस नहीं हुआ। शुरुआत यहाँ से हो गई, यहाँ से मानते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है यहाँ तक के कि शुरुआत कहाँ से हो गई थी। आज से 2000-2500 साल पहले थेल्स नामक थे। इसके ठीक बाद एक थे डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ने लगभग सन 1600 की बात है, इन्होंने ऐसे पदार्थों की लिस्ट बना ली, कई सारे पदार्थों का एप्लीकेशन किया, प्रयोग किया। तो इन्होंने देखा कि कई सारे पदार्थ हैं, एम्बर ही नहीं है, कांच भी है और आबूनश भी है, एम्बर तो है ही है, और भी कई सारे पदार्थों को इन्होंने खोज निकाला और उनको भिन्न भिन्न, जैसे बिल्ली की खाल है उस पर रगड़ा, रेशम पर रगड़ा, और किसी भिन्न भिन्न पदार्थों पर रगड़ा, और एक लिस्ट तकरीबन उस समय तो ज्ञात मैंने मानो तो लगभग 25 से 30 ज़्यादा पदार्थों को ऐसे आराम से इन्होंने ज्ञात कर लिया था। तो यहाँ से आवेश का उद्गम हो गया। अब ये जानने लगे कि जब हम किसी भी वस्तु पर जैसे कि बिल्ली की खाल है या रेशम है, इन पर जब हम किसी को रगड़ते हैं, किसी छड़ को, कांच की छड़ हो, आबूनश की छड़ हो, इसको रगड़ते हैं तो ये चीज आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? आवेशित। यहाँ से अब ये माना गया कि आवेश का जन्म हो गया। तो आवेश, हम जब किसी चीज को, किसी कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं या रेशम से रगड़ते हैं तो वो उसमें आवेश आ जाता है, और ये आवेशित होने को ही हम कहते हैं कि अब चीज आवेशित हो गई, विद्युत में। ठीक है, यहाँ से इसका काम हो जाता है। अब बात ये थी कि इसमें धन या ऋण आवेश, जब इन चीजों को रगड़ा गया था तो ये देखा गया था कि, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि कांच की छड़ को रगड़ा उन्होंने, कांच की छड़ थी, छड़ को रगड़ा इन्होंने रेशम से, कांच की छड़ को रेशम से, ठीक है। और इधर आबूनश की, जो आबूनश को रगड़ा बिल्ली की खाल से। अब जब इन दोनों को आपस में पास लाया गया तो इन दोनों पर भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश थे। इस पर अलग था, इस पर दोनों ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, एक दूसरे को खींच लिया। जब भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश आ गए, वरना क्या था, ये जो एक जैसी उस पर गढ़ रहे थे तो वो रिपेल कर रहे थे, दूर भगा रहे थे। तब इन्होंने कहा कि आवेश तो दो प्रकार के हो गए भाई, एक ऐसा आवेश जो रगड़ते हैं तो एक वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है, और उसी से किसी हम दूसरी वस्तु को रगड़ते हैं तो वो अपनी ओर न खींचकर उसे दूर भगा देता है। इस प्रकार से दो प्रकार का आवेश हो गया। तो इन्होंने यहाँ पर जो लिस्ट में आए, बिल्ली की खाल से जो आबूनश की छड़ को रगड़ा, लाख को रगड़ा, लाख होती है एक ऐसी जिस पर आपने देखा होगा लाख
होती है, जो ईवीएम वोटिंग मशीन जो होती है उसे लॉक करने के लिए लगाते हैं, उसको रगड़ा। तो यहां से जो रगड़ा गया था इस वाली लिस्ट वाले बिल्ली की खाल वाले को रखा गया नेगेटिव। और इनको कहा गया जो कांच की छड़ को, जो रेशम से जो रगड़ा था, जो कांच की छड़ पर जो आवेश आया था उसे कहा है इन्होंने पॉजिटिव। अब दोनों में की लिस्ट बना ली, इसके नीचे नीचे जो आएंगे, जो इस प्रकार का आवेश होगा, जो इससे रिपेल करेगा, जो इसे दूर भगाएगा, हम क्या करेंगे, अब भिन्न भिन्न पदार्थों को रगड़ेंगे, और जो आबूनस की छड़ को क्या करेगा, रिपेल करेगा बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद, तो हम क्या कहेंगे, उस पर आवेश नेगेटिव है। और यहाँ जो कांच की छड़ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव आवेश। बिल्कुल सिंपल सी अवधारणा थी और लिस्ट बनाते गए। अब बात यह है कि अब इनका नाम नेगेटिव और पॉजिटिव ही क्यों पड़ा, तो सिंपल सा लॉजिक है। जब इन दोनों को आपस में पास में लाया गया, तो आपस में पास आने के बाद दोनों के दोनों थोड़ी देर आवेशित रहे, और फिर उसके बाद ना तो रिपेल कर रहे थे अब एक दूसरे को, ना तो दूर भगा रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे, ना उसे आकर्षित कर रहे थे। तो इस प्रकार से इनका आवेश निरावेशन हो गया, मतलब आवेश ही नहीं रहा इन पर। तो अब हमारे जो साइंटिस्ट थे उनके लिए चाहिए था कि ऐसा नाम खोज निकाले जो कुछ देर तो रहे और दोनों आपस में एक पास आ जाए, तो नाम कैंसिल हो जाए। तो मैथमेटिशियन विधि से ये जाना कि यदि हम कितना भी आवेश है, मान लो +2 को हम -2 से पास लाएं या ऐड करें, उन्हें जोड़ दें, तो क्या होगा, इट विल 0। -3 को +3 से जोड़ें, इट विल 0। तो इन्होंने इसलिए इस सिद्धांत के आधार पर कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव को जब ऐड करते हैं तो वहां पर कुछ नहीं मिलता, हमें शून्य मिलता है, इसीलिए इनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखना अति उचित समझा। अदरवाइज किसी भी साइंटिस्ट का भी नाम रखा जा सकता था, इतनी कोई खास बात नहीं थी। तार्किक दृष्टि से समझने के लिए, ताकि फिजिक्स को हम एक ऐसा मैथमेटिकल रूप में अच्छी प्रकार से समझ सकें, पॉजिटिव और नेगेटिव रखा गया, और कोई खास बात नहीं थी। ठीक, तो यहां पर हो जाता है। अब था विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब क्या था, अब पदार्थों की लिस्ट बन चुकी थी और उन पदार्थों पर वर्क होना अति आवश्यक था। तो वर्क में यह पाया गया कि प्रत्येक पदार्थ, अब इसे मैं मिटा दूं, इसे थोड़ा समझ लीजिए आप, ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझने के लिए। एग्जाम में ये इसमें आए या ना आए, लेकिन आपके लिए ये केमिस्ट्री में भी अति महत्वपूर्ण है, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब ये जानकारी हो चुकी थी कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और उन कणों को नाम भी मिल गया था, परमाणु कहते हैं। पदार्थ का छोटे से छोटा जो कण होता है उसे परमाणु कहते हैं। पदार्थ के छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं। ये सिद्धांत हमारे पास आ गए थे, और जब परमाणु का भी उन्होंने विभाजन किया, जब परमाणु को गहराई से देखा, उसकी भी एक बाल की खल निकाली, तो ये पाया गया कि किसी भी पदार्थ के परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, और उसके विभाजन के लिए उत्तरदायी जो कारक होते हैं या जो कण होते हैं उन्हें समझ
जब परमाणु को विभाजन किया गया तो ये पाया कि किसी भी परमाणु में कक्षाएं बनी होती हैं, क्लासेस बनी होती हैं जो इस प्रकार से होती हैं, और ठीक बीच में नाभिक होता है, बीच में न्यूक्लियर होता है, जिस न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई ये नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में परमाणु के जो दो मौलिक कण होते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये मौजूद रहते हैं। तो थर्ड पार्टिकल्स जो होते हैं, तीसरे कण परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ये परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत था, इलेक्ट्रॉन से बना था इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, बात क्या है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। आवेश नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता। जब ये धन और ऋण आवेश एक दूसरे को संतुलित करते हैं, जितना प्रोटॉन पर धन आवेश होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ही उनमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, तो परमाणु हमारा स्थायी रहेगा, किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं देगा। इसीलिए कहा गया कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ऑब्वियसली ऐसा नहीं था, शुरुआत में ही कहा गया था कि परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में बाद में ज्ञात हुआ कि भाग ले सकता है, विभाजित हो सकता है। पहले कहा कि विभाजित नहीं होगा, फिर बाद में कहा कि विभाजित हो सकता है, और विभाजित होगा परमाणु के तीन मौलिक कण मिले, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इस पर एक बड़ी थ्योरी है, उसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इन्होंने देखा कि अब आवेश को हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर कैसे समझे, तो आबुनेस की छड़ को, ये जो छड़ थी हमारे पास, उसे हमने रगड़ा था बिल्ली की खाल से, और कांच की छड़ को जो रगड़ा था हमने रेशम से। इसमें व्याख्या की, इन्होंने व्याख्या करके बताया कि जब हम आबुनेस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो ये बिल्ली की खाल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, सम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, आबुनेस की छड़ में चले जाते हैं। तब ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, इस पे ऋण आवेश आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऑब्वियसली ऋण आवेश होता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले और इसमें आ गए, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा है, ऋण आवेश है, तो इस पर ऋण आवेश होगा, इसलिए क्या कहा गया है, इसे नेगेटिव चार्ज। और जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो इसमें से, कांच की छड़ में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के अंदर चले जाते हैं, और इसे हम कहते हैं कि अब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कमी के कारण कौन सा चार्ज ज्यादा रहा, धन ज्यादा रहा, क्योंकि दोनों को बैलेंस था पहले, इसलिए इस पर कहा गया कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के हिसाब से हमें समझा दिया गया। अब था हमारा, इसे आप लिख लीजिए, ये जरूरी है आपके लिए, मैं इसे लिखवा देता हूँ, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। और मैं तो कहता हूँ कि कोई भी संरक्षण का नियम आए, उसके लिए 2 लाइन लिखनी है बस, डेडलेस। उन 2 लाइनों को आप समझ लीजिए, बाद में ठीक कर लेंगे। तो इसे मिटा लीजिए, ये आपका आता ही होगा, बोरवरी का नियम वगैरह।
इसे भी समझ लें। फिजिक्स उसमें केमिस्ट्री में आप अच्छा कर समझ लेंगे, किसी दिन इस पर भी काम कर लेंगे, ठीक है। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। छिद्र आवेश को, वैद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात किसी भी पदार्थ या निकाय का कुल आवेश नियत होता है। अच्छा देखो, ये आवेश संरक्षण का नियम है, इसे आप इस प्रकार से याद कर लें। अब इस आवेश संरक्षण के नियम से ये कितने संरक्षण नियम लगा सकते हैं? ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, और संवेग संरक्षण नियम, और कोणीय संवेग संरक्षण नियम, और ये संवेग हो गया, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग एक ही बात है, मतलब अलग हो गए। और आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम, और यदि कोई आपके पास संरक्षण के नियम हैं उनको भी हम इसी में डालेंगे। देखो कैसे डालना है। जहां संरक्षण वाला नियम आए आपको ये दो लाइन याद कर लीजिए। ऊर्जा, अब आवेश की जगह पे क्या लिखना है हमें? मान लो ऊर्जा लिखना है। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात किसी भी पदार्थ निकाय की कुल ऊर्जा नियत होती है, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है। संवेग संरक्षण नियम, किसी संवेग को न तो नष्ट किया जा सकता है, संवेग में रेखीय नाम होगा, रेखीय संवेग को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। बस इसको हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। हाँ जी, ऐसे ही कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में ऐसे ही द्रव्यमान का द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। जहाँ द्रव्यमान संरक्षण नियम आए या ऊर्जा संरक्षण नियम आए, वहां पर आप एक इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण में E बराबर mc², ये एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा निकाली गई इक्वेशन थी, जिन्होंने ऊर्जा को मास में कन्वर्ट किया था, मास द्रव्यमान और मास को कन्वर्ट कर दिया था ऊर्जा में। इसी से मान लीजिए परमाणुओं का निर्माण करने में बहुत ज्यादा सफलता। ठीक है, तो ये आवेश संरक्षण का नियम हो गया था। आप इसे उतार लें। विद्युत आवेश का मात्रक तथा परिभाषा। अब हम इसकी मात्रक और परिभाषा पर बात करें तो ये समझिए, किसी भी आपको फिजिक्स में किसी भी टॉपिक या किसी के भी उसकी मात्रा की या फिर डेफिनेशन देनी है,
तो आपको सीधा सीधा कोई ना कोई उसका सूत्र निकाल दीजिए, कोई भी निकालें। ये नहीं है कि आपके लिए वही सूत्र आप निकालें जो मैं लिखा रहा हूँ या फिर जो आपको किसी आपके सर ने बताया है। वो याद है तो ठीक है, वो भी याद नहीं है तो आपको पिछली कक्षाओं में गिराते हैं। मैं आप इसकी परिभाषा निकालता हूँ। एक आपने देखा होगा कि I बराबर Q/T होता है। ये है आपका आवेश का रिलेशन है विद द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा से इन टर्म ऑफ टाइम, समय के समय में। तो हम यदि आवेश और विद्युत धारा तथा समय का जो संबंध देखते हैं तो ये रहा, इसे एम्पियर्स का नियम भी कहते थे। I बराबर Q/T। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, कैंची की गुणा कर दूं, तो Q बराबर I/T हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक लिखना कैसे है, सीधा सीधा ये करें, हम जानते हैं। कुछ भी जानो या ना जानो, लेकिन ये जरूर लिख दो कि हम जानते हैं। तो क्या है कि एग्जाम में तो एकदम प्रभाव पड़ जाता है कि यार बच्चा ज़्यादा जानता है। तो हम जानते हैं I बराबर Q/T, Q बराबर IT। अब यदि I बराबर 1 एम्पियर और यहाँ से एम्पियर की भी परिभाषा देनी है तो एम्पियर की यहाँ से निकल जाएगी, और T बराबर 1 सेकेंड। तब समीकरण 1 से ऐसे ही लिख के आए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स वाले आराम से कर सकते हैं इस काम को, जिसके पास मैथमेटिक्स होता है, और जिनके पास बायो है और फिजिक्स है वो इसे करने की प्रैक्टिस डालें। ताकि क्या इतना होते ही अब आपके लिए यदि 2 नंबर का डेफिनेशन आया है तो 2 नंबर में से एक तो पक्का ही हो ही गया, तो क्या होगा, Q बराबर होगा 1 गुना 1 बराबर 1। Q का मान 1 कूलाम जब हो जाएगा जब उसमें बहने वाली 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक बहे, तो उस समय आवेश का मान क्या होगा, 1 कूलाम होगा। यही बात लिखता है। यदि 1 एम्पियर की धारा विद्युत धारा किसी परिपथ को में 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलम होता है। 1 कूलम होता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है बिल्कुल। अब आप कहो कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे निकालनी थी, इससे यहाँ से बड़ी सिंपल थी। देखो कैसे निकालेंगे हम, 1 एम्पियर की भी निकाल लेंगे। I बराबर क्या है, Q/T। यदि Q बराबर 1 कूलम और T बराबर 1 सेकंड, तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे आप परिभाषा में, 1 एम्पियर की यदि एक कूलम आवेश
इकाई सेकंड में, इकाई सेकंड में किसी भी परिपथ प्रवाहित आवेश 1 कूलम है तो उस परिपथ है मतलब सर्किट में बहने वाली धारा, विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। एक एम्पियर होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम कूलम के एम्पियर की डेफिनेशन निकाल लेंगे। अब एक क्वांटम प्रकृति के बारे में आप इसकी समझ लीजिए। इन्हें आप नोट्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आवेश की क्वांटम प्रकृति का मतलब है कि किसी भी जब वस्तु में आवेश ट्रांसफर होता है, सीधी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है इसमें। मान लो ए कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें से बी को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इट विल ट्रांसफर विद बंडल्स के साथ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि कहीं पर आपने देखा नहीं होगा कि 0.5 कूलम आवेश, ऐसा नहीं होता है। आवेश का अपना ही, हमारी प्रकृति ने अपना एक वैल्यू फिक्स कर दिया है। ये कि किसी भी पदार्थ में से जब आवेश निकलता है तो आवेश निकले या आवेश उसमें जाए, उसका फिक्स वैल्यू होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इतना निकलता है जब भी आवेश निकलता है। तो इस आवेश को कह दिया कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यदि इतना आवेश निकल गया तो 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1 ई गया। अगर इसमें दुगना गया है तो 2 ई जाएगा। अगर इसका 5 गुना निकला है, मतलब हमने देखा कि 5 ई गया है, तो 5 गुना आवेश का कि 5 गुना 1.6 × 10⁻⁹ तो एक फिक्स वैल्यू थी, जिसे हम कह सकते हैं कि वो क्वांटम था, एक बंडल था। क्वांटम का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, एक बंडल के रूप में जो जाती है उसे, तो इसे कहते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति। ये कभी भी पॉइंट्स में आपको नहीं मिलेगा। आप ये ना कहना कि ये वाला पॉइंट है 1.5 है, ये वाला पॉइंट से मेंशन नहीं करता है बात। ये तो एक फिक्स वैल्यू है, इतना ही निकलेगा जब निकलेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट आवेश एब्जॉर्ब करता है, लेता है, ग्रहण करता है, तब इतनी ही करेगा, देगा तब इतना ही देगा। कहने का मतलब हमारे भारत सरकार ने जो रुपया चलाया है, लेकिन और भी रुपये के नोट्स हैं, लेकिन उनका कैलकुलेशन तो रुपये के आधार पर होता है। 100 रुपये 100 गुना 1000 रुपये 1000 गुना। इसी प्रकार से हमारी प्रकृति ने भी आवेश की छोटी सी वैल्यू इकाई बना दी है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब आपसे पूछता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? भैया इतना होता है। ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर कितना होता है? भैया इतना होता है। न्यूट्रॉन पर कितना होता है? भैया बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो आवेश की क्वांटम प्रकृति ये हो गई है, छोटा सा था, लिख सकते हैं। कूलम का नियम, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई ज्यादा वो नहीं है, और इसे हम शॉर्ट में ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, बड़ा ऐसा नहीं करने वाले हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से आप कैसे लिखना है, बहुत छोटा सा लिखना है। कूलम का नियम, ये इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा, ये इसलिए भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप पाठ को, आप अपने लेसन को नहीं समझ पाएंगे। कूलम ने खोज किया कि 2 आवेश जिन पर +Q तथा -Q या फिर एक जैसे आवेश Q1 Q2 Q1
और उन दोनों आवेशों को जब हम रख देते हैं अपार्ट करके थोड़ी दूरी पर, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं। अब या तो ये आवेश इसे खींचेगा अपनी ओर, और या ये आवेश इसे दूर भगाएगा। ऐसे ये आवेश या तो इसे खींचेगा या इसको दूर भगाएगा। तो कूलम्ब्स ने जो रूल्स निकाला वो था क्या कि दो आवेश किन्हीं दो आवेशों पर, किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला ये आकर्षण बल हो सकता है, प्रतिकर्षण भी, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये तो स्टेटमेंट था। अब इसको आप मैथमेटिकल्स में कैसे लिखेंगे? क्या करना है? चित्रानुसार ए बी दो बिंदु आवेश हैं जिन पर आवेश की मात्रा क्रमशः Q1 व Q2 तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तब परिभाषा के अनुसार लगने वाला बल F वेक्टर है, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा F अनुक्रमानुपाती R स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर लगाओ या मत लगाओ, कोई जरूरी नहीं है, बाद में लगाओ। ठीक है, एक और दो को मिलाओ, समीकरण एक व दो से, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये हो जाता है। इसी प्रकार से F जब अनुक्रमानुपाती नियम को हटाया जाता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो K आया है या तो पूरे को डिफाइन कर दो, इसे कर दो 3, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, जिसका मान, ये मान जरूर याद रखना, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे पूरा 9।
तो आप इसमें रख दीजिए फिर f बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन 5 ये निकल जाता है, देख सकते हैं। और इसे भी डिफाइन करना चाहें बता देना, जहाँ के क्या था, माध्यम का परावर्तन। कोई ज्यादा विशेष इसमें बात नहीं है कि हम इसे पूरे को डिफाइन करें, इतने पर हमें बड़े अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की ना। तो ठीक है, अभी हम जो सेकंड्स जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये देखेंगे, केवल उन क्वेश्चनों को लेंगे जिन क्वेश्चनों को लिखने में कोई दिक्कत अब नहीं रही है, और सॉरी मेरा कहने का मतलब है हम उन क्वेश्चनों को लेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लेसन के लिए, इस पार्ट के लिए तो पूरा क्वेश्चन का जो आंसर लिखने का जो काम है वो खत्म हो जाता है, इसलिए ये वाला टॉपिक अति महत्वपूर्ण होता है, वेरी मोस्ट। मेरा मानना है कि आप इसे जानो या मत जानो कोई दिक्कत नहीं, इसे जानो या मत जानो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाले जो हैं 1 2 3 4 5 पाँचों के पाँचों आपको चाहिए तो आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई भी हो कभी भी हो पूछ लेता है, इसलिए आपकी नॉलेज में ये कब जानना जरूरी है ये भी मैं बता दूँ, जब आप हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी जरूरी है। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियोस में बनाते हैं, ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही क्वेश्चन लेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है।